स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। कह रहे हैं जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर ऊपर दो दो कंडक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का चार्ज होता है। अब बात करते हैं अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की, ठीक है, तो वहाँ पे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो क्यू बराबर सी वी हो जाता है। जो सी है इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, सी बराबर क्यू बाई वी। अगर हम इनका रिलेशन देखें, ठीक है, कैसे होता है, तो हमारा जो कैपेसिटर होता है उसको क्या बोलते हैं, बकेट है, बकेट को कैपेसिटर बोलते हैं। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो चेंज नहीं होती। अगर 20 लीटर की है तो 20 लीटर रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो है चार्ज को हम मानते हैं वाटर लेवल, जितना हम चार्ज को मानते हैं हम वाटर, और लेवल को मानते हैं पोटेंशियल। जितना हम इसके अंदर वाटर डालेंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब क्यू बराबर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। लेकिन ये जो है इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, जितना जो चार्ज और वॉल्यूम का रेशियो होता है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का क्या होता है, सी बराबर 4πε0 इंटू आर, ठीक है। तो रेडियस की बात करें तो अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होगा, रूट ए, या अगर वॉल्यूम की बात करते हैं क्यू रूट वी, है नहीं, या फिर ए की पावर 1/2 वी की पावर ए 1/3। अगर हम निकालें सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, है नहीं, तो अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल लग दें, ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का, क्या 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, कह रहे हैं कितना चार्ज कंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो अगर हम बात कर दिया कितना जाता है, तो हमने पढ़ा था डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी, ठीक है, एनर्जी दी जाती है। अगर चार्ज कंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी ये देखा जाए तो ये होती है क्यू वी बाई टू, मतलब आधी एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये 50% एनर्जी कहाँ गई, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, ठीक है। तो ये आपका होगा हाफ क्यू वी। अगर हम क्यू को इस फार्मूले से, ठीक है, क्यू को सी वी के फॉर्म में रखें तो आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक। अगर हम क्या उसको बोलते हैं वी को इस फार्मूले से, ठीक है, रखें तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपन टू सी। तो एनर्जी का फार्मूला यू इक्वल टू क्या हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या फिर हाफ क्यू वी, ठीक है। बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखें तो, ठीक है, मान लो पहले दो कैपेसिटेंस थे C1 और C2, उनके ऊपर चार्ज था Q1 और Q2, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग, जब शेयरिंग आप करेंगे, ठीक है, आफ्टर शेयरिंग जब शेयरिंग करेंगे तो चार्ज क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज की तो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों पे सेम हो जाएगा। जब चार्ज का फ्लो बंद होगा, जब पोटेंशियल क्या होगा, दोनों पे सेम हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा कितना, हाफ C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि चार्ज कितना रह जाएगा, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू वी, और Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू वी, ठीक। अगर Q1 डैश अपन Q2 डैश का देखें तो C1 अपन C2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें कि V1 बड़ा था V2 से, तो इसका मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ गया होगा, V1 से V2 की तरफ। तो ट्रांसफर ऑफ Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2 डैश हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, क्योंकि Q1 V1 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ से चार्ज, ठीक है, C2 की तरफ गया होगा, तो यहाँ पे हम घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज देखें तो Q2 डैश इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 डैश, ठीक है। जो ये आपका ये चार्ज ये वाला जो गया है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चार्ज निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी इस कंडीशन में, एनर्जी लॉस होगी डेल्टा इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बात करते हैं कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती है कैपेसिटेंस की, एक ये और एक ये, ठीक। इनके ऊपर इक्वल चार्ज और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। प्लस क्यू, इसके अंदर मान लो ये क्या उसको बोलते हैं, मीडियम के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। इसके बीच डिस्टेंस डी है, और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, एरिया ऑफ ए इज द एरिया ऑफ प्लेट। तो ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। ई नॉट मतलब उस समय कोई मीडियम नहीं है, ठीक। अगर मीडियम हो के तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के। अगर हम यहाँ से देखें सी क्या हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लो इसके बीच में टी स्लेब की कोई, ठीक है, टी स्लेब रखा है, टी थिकनेस की कोई स्लेब रखेंगे, और उसका मीडियम जो है के है, ठीक है। और ये टोटल एयर है, तो सी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। ये कब, जब एक स्लेब रखी। अगर मोर देन वन स्लेब हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, मोर देन वन स्लेब, तो ठीक है क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपान ए टी माइनस समेशन ऑफ टी, ठीक है, थिकनेस अपान समेशन ऑफ टी बाई के, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी माइनस टी ए समेशन ऑफ टी प्लस समेशन ऑफ टी बाई के,
ठीक है, इस टाइप में हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर इस स्लैब पैरेलल इस टाइप से ना होकर के हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी हूँ तो इनका एरिया डिवाइड कर जाएगा A1 अपन A2 A3। तो कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3, या फिर वही काम कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपन डी समेशन ऑफ K इंटू A। ठीक है, एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ QV या फिर Q स्क्वायर अपन 2C, ये चीज़ तो भी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब यू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, या फिर यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन टू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, तो पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 2C। और अगर हम सी के वैल्यू रख दें, ठीक है, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर पहले ये क्या उसको बोलते हैं, कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे हों। ठीक है, C1 C2 C3, तो इक्विवेलेंट अगर हम देखें इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर C1 C2 C3 सारे कैपेसिटेंस जो है वो सेम कैपेसिटी के हैं, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N, रेशियो मेथड। ठीक है, सीरीज में क्या होगा, ठीक है, चार्ज सेम होगा सब में, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल तो डिफर करेगा। तो वहाँ पे हम डिवाइड रूल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा V1 बाई V इज इक्वल टू 1/C1 बाई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अगर हम बात करें दो कैपेसिटेंस हो C1 और C2, ठीक, आपस में जुड़े हों, तो उनका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपन C1 प्लस C2। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक, अगर मान लो ये ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक, इस टाइप से लगे हैं। तो इफ़ आर कैपेसिटर इस टाइप से लगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इफ आर कैपेसिटर सेम वैल्यू देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। रेशियो मेथड की बात करो तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल तो सेम होगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू C1/C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्विवेलेंट अगर दो चार्ज हों तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। बात करते हैं, ठीक है, दो to find common potential when similar polarities are connected with each other। मान लो दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, दोनों आपस में ये ज्वाइन कर देगी, ठीक है, और इसको एक बैटरी से पहले मान लो इसे ऐसे जोड़ दिए, तो इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C11 प्लस C22 अपन C1 प्लस C2। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया गया। अगर मान लो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव रहता, मतलब अपोजिट पोलैरिटी से ऐड करते, तो क्या हो जाता कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1, ठीक है, डिफरेंस C2 अपन C1 प्लस C2। आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लो ये प्लस क्यू है, ठीक है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू। तो ये मान लो एक क्या करेगी, दूसरे पे फोर्स लगाएगी। तो फोर्स ड्यू टू वन प्लेट, एक प्लेट के कारण दूसरे पे कितना फोर्स होगा, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू F बाई ए, क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज capacitance, charge, electric field, potential and potential energy when dielectric slab is introduced between the plate of the capacitor, battery remains connected, then potential constant then electric field constant। तो C हो जाएगा KC नॉट, V हो जाएगा V नॉट, Q हो जाएगा KQ नॉट, E इज इक्वल टू E नॉट, U इज इक्वल टू KU नॉट। मीन्स U और V और E को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, K टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दें, तो मीन्स क्या होगा, चार्ज जो है कांस्टेंट हो जाएगा, के क्यू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं सी क्या हो जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा, मतलब चाहे बैटरी डिस्कनेक्ट करें या कनेक्ट करें, सी क्या हो रहेगा, के सी नॉट रहेगा, क्यू नॉट रहेगा, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यू वी नॉट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई के, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, वी इज इक्वल टू यू नॉट बाई के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बोलते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक होगा, उसमें से इधर की तरफ निगेटिव ले आया खींच लेगा, इधर की तरफ पॉजिटिव खींच लेगा। तो इधर की तरफ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो ये वाली ई क्या होगी, ये वाली ई क्या होगी, ठीक है, अगर मान लो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो तो, ठीक है, क्यू डैश क्या होगा, जो चार्ज जनरेट होगा वो क्या होगा, देखते हैं, ई पी इज इक्वल टू ई नॉट 1-1/k। ठीक है, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1-1/k। ठीक, ए नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, ठीक है, पहले से थी।
और ई नॉट ई पी क्या है जो जनरेट हुई है, ठीक है। बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप, ठीक है। मान लो क्या उसको बोलते हैं, एन ड्रॉप है, उनको हम एक ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो एन ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्यू था, ठीक है, कैपेसिटी सी थी, सी एस, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस, उसका पोटेंशियल एनर्जी यू एस, और उसका वी एस है ना, स्मॉल स्मॉल। तो क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन क्यू, सबका चार्ज ऐड कर लेंगे, आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू आर, ठीक है। तो सी बी क्या हो जाएगा, एन का एन 1 की पावर 1/3 सी एस, और ई बी इज इक्वल टू एन 1 की पावर 3 ई एस, वी बी इज इक्वल टू एन 2/3 वी एस, और यू बी इज इक्वल टू एन 5/3 यू एस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक निमोनिक्स है रेस वेरी यूजफुल, ठीक है। आर और सी की बात करें, आर सी ई, तो यहाँ पे क्या है 1/3, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपका वी का तो है 2/3, और यू का बात करें तो यहाँ पे यह है 5/3, मीन्स 3 सब में नीचे रहेगा और 1 2 5 ऊपर चेंज रहेगा, ठीक, 125, ठीक। आगे बात करते हैं डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन 5/3 माइनस एन यू एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो आउटर सरफेस ऑफ जो है, अगर मान लो अर्थ है, मीन्स पोटेंशियल जो है बड़ी वाली का जीरो है, ठीक है, बड़ी वाली सेल का, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 4πε0 अपान 1/a-1/b, या फिर हम इसे इसको लिख सकते हैं 4πε0 ab/b माइनस ए, ठीक है। इफ इनर सरफेस अर्थ वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही, सी इज इक्वल टू 4πε0 ab/b माइनस ए, और कितना बढ़ जाएगा 4πε0 इंटू बी, ठीक है। बड़े वाले का हम और ऐड कर देंगे 4πε0 इंटू बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेन अर्थ को, अगर हम अर्थ को मान लें कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितना होगा 711, ठीक है, 711 माइक्रोफेरेड। अगर हम उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं इनफाइनाइट है, क्योंकि चार्ज बहुत सारी चार्ज को ये एब्जॉर्व करता है, जितना भी चार्ज दे तो सब एब्जॉर्व कर लेगा अंदर, तो मीन्स कैपेसिटी ज़्यादा बहुत है, कैपेसिटेंस कितना है 711 माइक्रोफेरेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट क्या होता है, चार्ज करंट, ठीक है। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे बोलते हैं करंट, ठीक है। क्या होती है I = Q/T, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एवरेज करंट की, तो एवरेज करंट क्या होती है I = Q/T। अगर दो करंट है I1 और I2, उनका एवरेज निकालोगे तो I एवरेज इक्वल टू I1 + I2/2, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि पहले ये 2 थी फिर 4 हो गए तो एवरेज करंट बताओ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, मान लो ये एक मेटल, क्या मेटल उसके अंदर यहाँ से यहाँ जाती है ऐसे करके, तो ठीक है, ये आई निकलती है इधर की तरफ, तो आई क्या हो जाएगा I = Q/dQ/dt, ठीक है। अगर हम ई इन साइड देखें, ई इन साइड देखें तो हो जाएगा V/D या फिर V/L, और ई आउट साइड देखें तो 0, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, V पोटेंशियल है, और इसकी L क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, करंट ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, तो I = क्या हो जाएगा Q/T, ठीक है, या फिर 1/T = QF, ठीक है। इसी तरीके से हम चेंज करते रहें, QW/2π, QV/2πr, क्योंकि T इक्वल टू क्या 2πr/v, T इक्वल टू 2π/ω, T इक्वल टू 1/f, ठीक है। बात करते हैं करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की, तो J इक्वल टू होता है I/A cos थीटा, ठीक है। ए होता क्या है, ये जो इसका होता है ये, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि करेंगे मेटल, ये में कोई मेटल है, अगर करंट डेंसिटी देखते हैं तो हम इसको ऐसे कट करते हैं तब देखते हैं। तो मान लो ये इधर की तरफ ए है इसका, ठीक है। अगर हमको चाहिए इधर की तरफ तो क्या होगा J = I/A cos थीटा, ठीक है। अगर हम बात करें तो J.A इक्वल टू क्या होगा I, ठीक है। मान लो ये एक तुम्हारा मेटल कंडक्टर है, इसके अंदर करंट क्या होगा, सब कहीं करंट इसमें फ्लो कर रही, तो यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगी, मीन्स आई सेम। इसका मतलब क्या होगा, ZA कांस्टेंट होगा एक मेटल के अंदर। Z इक्वल टू, अगर हम ई के टर्म में, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखें तो Z इक्वल टू J = सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है, ठीक है, क्या है सिग्मा, बोलिए भैया, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I = NeAVD, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और A एरिया, ठीक है, उसका जो मेटल कंडक्टर है, VD इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम या फिर मीन फ्री पाथ, तो रिलैक्सेशन टाइम T = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो T = λ/VRMS, ठीक है। लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। VRMS क्या हो जाएगा √3 kT/m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं V और मीन्स टाउ और VD में रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध, तो ये क्या हो जाएगा VD = E/τ/m × E, या फिर हम जानते हैं V = U+AT, यहाँ पे U 0 है, ए क्या हो जाएगा QE/m, ठीक है। T इज द टाउ, तो हम टाउ को अंदर ले लेंगे, E को बाहर कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। VD = -E/τ/m × QE, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। इसे बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई या फिर ई टाउ बाई एम, ठीक है। वी डी का फार्मूला यहाँ से रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेम्परेचर करें तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वी आर एम एस इंक्रीज करेगा। ये टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आर एम एस इंक्रीज किया, ठीक है। वी आर एम एस इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टेंट और रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। टाउ डिक्रीज कर रहा है तो वी डी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है, और म्यू भी डिक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ओम ने बताया था कि पोटेंशियल जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो आर था। आर क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी में संबंध तो आर बराबर रो बाई एल ए। रो क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी, ठीक। एल क्या है, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया, ठीक है, किसकी, मेटल कंडक्टर की। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। जी क्या है, कंडक्टेंस, और सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, रो इज द रजिस्टिविटी, ठीक। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, मान लो कोई वायर एल, ठीक है, इसको स्ट्रेच कर दिया गया, ठीक है, इसको स्ट्रेच कर दिया गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एल आर इज इक्वल टू सिग्मा एल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा। यहाँ से हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू सिग्मा एल बाई ए, ठीक, इंटू ए बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें ये होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब आर जो है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a स्क्वायर की। अगर यहाँ पे एल बाई एल लिखते हैं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एल स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा स्ट्रेचिंग में। आगे बढ़ते हैं। फोल्डिंग ऑफ वायर, ठीक, कितने फोल्ड करें, मान लो कि वायर है, इसको फोल्ड करके हम ऐसे कर दिए, ठीक है, तो इसका रजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आर एन इक्वल टू आर, जो पुराना आर था पहले इसका ये आर था, अब आर क्या होगा, आर एन इक्वल टू आर बाई 4⁴ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक। R1 R2 R3, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सबका रेजिस्टेंस सेम हो तो आर इक्वलेंट एन आर हो जाएगा। रेशियो मेथड से देखें तो वहाँ पे आई क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो V1 बाई बी इज इक्वल टू R1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अगर हम देखें दो रेजिस्टेंस हो R1 और R2, ठीक है, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा यहाँ 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इफ आल रेजिस्टेंस आर सेम वैल्यू, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन। अगर दो होंगे तो क्या होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। रेशियो मेथड की बात करें तो यहाँ पे वी कॉन्स्टेंट होगा तो I1 बाई आई इज इक्वल टू 1/r1 इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 अपन 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस करते हैं कुछ, मान लो ये एक क्या है, केस करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट का केस, ठीक है, चलिए शॉर्ट सर्किट का केस। तो शॉर्ट सर्किट के केस में देखते हैं तो वी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मान लो एक रेजिस्टेंस है और एक वायर ऐसे जाके लगा हुआ है, तो जो करंट होगी, करंट वो रेजिस्टेंस की तरफ होकर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको इधर का रास्ता सेफ मिलेगा तो इधर होकर निकल जाएगी, तो इसे शॉर्ट सर्किट। तब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं जब इधर करंट ही नहीं जा रही। तो वी नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज आई इज इक्वल टू 0, इसमें आई नहीं जाएगी, तो इस रेजिस्टेंस अगर ऐसा कहीं जुड़ा है तो उसे कट कर देंगे, उसका मतलब समझेंगे कि ओपन सर्किट है इस साइड से, ठीक है, उधर करंट ही नहीं जाएगी, ठीक है। बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। मान लो क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। ये आपका P है, ये R है, ये Q है, ये S है, ठीक है। तो इसका जो अगर मान लो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस या P बाई R इज इक्वल टू Q बाई एस, अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो जो है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बीच के रेजिस्टेंस को हम कट कर देते हैं, तब करंट अंदर नहीं जाएगी। जब अंदर नहीं जाएगी तो हम आराम से इसका आर इक्वलेंट निकाल सकते हैं। मान लो P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर है, मतलब सब इक्वल हैं, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर नॉट। मीन्स अगर P Q S R आर नॉट है तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ केस, स्पेशल केस करते हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं। मान लो एक क्यूब है, उन्हें बोलेंगे क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है आपका, ठीक है। ए इधर रखें ए, ये बी, ये डी और ये सी, ठीक है। दो डायगोनल को हमने ए और बी रखा है, ठीक है। एक भुजा को हमने ए और डी रखा है, ठीक है, और इसको ए और सी रखा है। तो अगर हम बात करें आर ए बी की, तो आर ए बी इज इक्वल टू होता है, ठीक है, आर ए बी इज इक्वल टू 10R/12, ठीक है। जब सबका रेजिस्टेंस क्या हो, और ऐसे करके हो, सबका रेजिस्टेंस आर हो तो, ठीक। आर ए बी ऐसी की बात करें तो होगा 9R/12, ठीक है, ये क्या है, फेस डायगोनल, ठीक है। और आर ए डी की बात करें तो आर सी बाई 7R/12। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि आर ए बी बड़ा होगा कि मतलब डायगोनल बड़ा होगा, फेस होगा कि ये आपकी ये बड़ी होगी, ठीक है।
तो हम लोग देखें आर ए बी बड़ा है, फिर आर ए सी, फिर आर ए डी, ठीक है। जितनी ज़्यादा भुजा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं उसमें कैपेसिटर में, तो ये रेशियो पलट जाता है। क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 12/10 सी, और सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा मतलब फेस डायगोनल का 12/9 इंटू सी, और आर सी हो जाएगा, ठीक है, 12/7 इंटू आर, ठीक है। तो रेशियो पलट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्टेट वायर है जिसका रेजिस्टेंस ऑन और नॉट है, ठीक है, उसको बेंड करके एन साइड का पॉलीगन बना दिया गया है, ठीक है। एन साइड का पॉलीगन बना दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस अब क्या होगा, आर डैश होगा ईच साइड का। आर डैश ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू और नॉट बाई एन। अगर हम एक भुजा में ऐसे निकालें तो क्या हो जाएगा, आर ए बी इज इक्वल टू n-1 और नॉट बाई एन, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, ठीक है। जो हो जाएगा इसका रजिस्टेंस दो के बीच का। क्या कह रहे हैं कि कहते हैं सर्कुलर कंडक्टर का, सर्कुलर कंडक्टर ये क्या होता है कि मान लो एक वायर था पहले, इसका रेजिस्टेंस ऑन नॉट था, अब क्या किया गया, इसको एक सर्किल बना दिया गया, ठीक। अब पूछते हैं बताओ, अगर मान लो दो पॉइंट ले लें ए और बी, ठीक है, तो ए बी के बीच बताओ कितना आर इक्वलेंट होगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे ये थीटा देखते हैं, थीटा दे देते हैं, तो हम तब निकालते हैं आर ए बी इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, थीटा आर नॉट अपान 4 पाई स्क्वायर, और थीटा को हम पाई के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टेंस फॉर कंडक्टर। मान लो कोई कंडक्टर मतलब कोई मेटल है, ठीक है, या फिर कुछ भी है, तो उस पर हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी, मतलब टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी, और अल्फा अगर हमको निकालने को दिया जाए तो आर टू, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक। आर टू माइनस आर वन अपान आर वन प्लस आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन, ठीक है। इनका अगर हम रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ देखें तो मेटल के लिए ऐसे जाता है, ठीक है, मेटल कंडक्टर के लिए, सुपर कंडक्टर के लिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एलॉय की बात करें तो ऐसे, ठीक है, और सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है, सेमी कंडक्टर के लिए देखें तो ऐसे। मेटल का कैसे जाता है, मेटल का जाएगा इस टाइप से ऐसे, ठीक। बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, मतलब अगर हीट प्रोड्यूस्ड बाई रेजिस्टेंस, कितना हीट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जब उसके अंदर से करंट निकलती है तो H बराबर W इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है, इज इक्वल टू आई वी इंटू टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो हम याद रखेंगे कितना, क्यू वी, या फिर आई के टर्म में आई वी इंटू टी, ठीक, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई रेजिस्टेंस, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई टी, क्यू वी बाई टी, आई वी और आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये इनके डिफरेंट फॉर्म ऑफ तो तुम्हारे जो है फार्मूलाज है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ T1 T2 आर द टाइम टेकन बाई टू रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग सेम हीट, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग सेम हीट विद सेम सप्लाई, कह रहे हैं सेम हीट प्रोड्यूस करते हैं सेम सप्लाई से, और तब उनका समय T1 T2 है। व्हेन देन टू फाइंड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सेम हीट विद सेम सप्लाई इफ दे आर कनेक्टेड इन। कह रहे हैं अब बताओ सेम हीट प्रोड्यूस करें सेम सप्लाई से तो टाइम कितना लगेगा। तो अगर इन्हें सीरीज में जोड़ोगे तो T इज इक्वल टू T1 + T2, पैरेलल में जोड़ोगे तो टाइम लगेगा T1 T2 T अपान T1 + T2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, मान लो बल्ब है, तो बल्ब पे क्या लिखा रहता है, वाटेज लिखा रहता है, वाटेज कितने वाट का है, ठीक, कितने वोल्टेज का है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अप्लीकेंस जो होता है फिक्स होता है, आर इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर अपान पी एस। इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, आई मैक्स इज इक्वल टू पी एस अपान वी एस, इतनी पास करेगी सेफली। अगर इससे ज़्यादा इसके अंदर करंट गई तो बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। पी एस इज इक्वल टू पावर ऑफ बल्ब, वी एस इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बल्ब, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू अप्लाइड पावर, वी इज इक्वल टू अप्लाइड वी, ठीक है। तो अगर हम पी अपान पी एस, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अप्लाइड वाला, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। तो यहाँ से पी ए अपान पी एस इज इक्वल टू वी अपान वी एस का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ से देखें तो पी अपान पी एस इज इक्वल टू वी अपान वी एस का होल ऑफ स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब अगर सीरीज में लगाएं, आई बराबर सेम हो तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/PS, ठीक है। इसका मतलब फॉर ग्लो ब्राइटली, अगर हम ग्लो ब्राइटली किसी को कराना है तो सीरीज की कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, लो वाटेज पे रहेगा, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस वाला, ये हाई रेजिस्टेंस वाला जलेगा तेज से, और लो वाटेज वाला तेज से जलेगा अगर हम सीरीज में रखते हैं तो, ठीक है। अगर हम बल्ब को पैरेलल में रखते हैं तो भी सेम होगा, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डायरेक्टली 1/R डायरेक्टली पी एस। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है, वो तेज जलेगा फॉर ग्लो ब्राइटली लो रेजिस्टेंस, और जिस पे वाटेज ज़्यादा लिखा है वो तेज जलेगा हाई वाटेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि दो बल्ब के ऊपर, ठीक है, P1 और P2 पावर है और V वोल्ट पे है, ठीक है, V वोल्ट पे पावर लिखा P1 है और P2 है। फाइंड द टोटल पावर कंजप्शन इफ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस V वोल्ट मीन्स, अगर हम इसे कह रहे हैं अगर V वोल्ट पे हम इनको रखें दो बल्ब को P1 और P2 जिन पे रेट है, ठीक है, पावर, जैसे किसी बोल देते हैं कि 120 वाट का है, ठीक है, 9 वाट का है, ये 12 वाट का है, ठीक है, तो दो पावर है उनको V वोल्ट पे रखते हैं तो उनकी पावर P1 P2 होती है। अगर मान लो उसी क्रॉस पे रखें, अगर सीरीज में रखें तो उनकी पावर क्या हो जाएगी 1/P इक्वल टू 1/P1 + 1/P2, पैरेलल में रखें तो P इक्वल टू P1 + P2। आगे बढ़ते हैं।
टोटल किलोवाट आवर या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर यूनिट, कह रहे कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई जो घर में बोलते हैं, तो उस यूनिट को कैसे निकालते हैं, टोटल वाट इंटू टोटल आवर अपान 1000। ठीक है, ये होता है कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। आगे बढ़ते हैं, सेल, इलेक्ट्रिकल सेल्स। ठीक, ये क्या होती है, सेल, ये बोलते हैं सेल जो होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है बट नॉट चार्ज। ठीक, सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होगा, इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का केस देखते हैं। डिस्चार्जिंग का मतलब कि ये एक बैटरी थी, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E था, इंटरनल रेजिस्टेंस R था, ठीक है, और वो R रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया गया, तो इसमें करंट I पहुंची, अब इस हर एक कार के क्रॉस पोटेंशियल क्या हुआ, V हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आइडियल सेल की, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है, और इंटरनल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ टू प्लेट, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, टेम्परेचर और एरिया कैसे डिपेंड करता है, R इक्वल टू DC/80। डी मीन्स डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली और टेम्परेचर के इन्वर्सली। ठीक है, अगर यहाँ से देखें इस केस में, तो I इज इक्वल टू क्या, E/R+R, क्योंकि ये R और ये R किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ठीक है, V देखें यहाँ से, V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से अगर देखें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E-IR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पावर ट्रांसफर टू द लोड, कह रहे लोड पे कितना पावर गया, या फिर हम बोलते हैं पावर कंज्यूम्ड बाई R। P इज इक्वल टू I²R इज इक्वल टू E², I की हम वैल्यू भी यहाँ से रख देंगे। ठीक है, तो E²/R+R का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R, यहाँ से अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें R, ठीक है, इस बैटरी का, तो ये जाएगा E/V-1 इंटू R। ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज या फिर लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो, ठीक है, वोल्टेज है उसे बोलेंगे। ठीक है, P मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम R इज इक्वल टू R। ठीक है, तो P मैक्स हो जाएगा E²/4R और E²/4R, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल r। टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, टोटल पावर, ठीक है, तो टोटल पावर की बात करें तो E²/R+R। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें R+R हो जाएगा। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाई रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ आर इक्वलेंट, टोटल पावर किसके क्रॉस कंज्यूम्ड होता है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, E²/R+R। ठीक है, चार्जिंग ऑफ सेल, अगर हम बात करते हैं कोई बैटरी अब चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, E+IR। यहाँ पे अगर हम I से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो IV ये क्या हो जाएगा, गिवन एनर्जी, IE स्टोर्ड, और I²R क्या हो जाएगा, वेस्टेड। देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, मान लो इधर की तरफ ये ऐसे N सेल्स सीरीज में लगी हैं और नीचे M रोज लगे हुए हैं, एक रो दो रो ऐसे करके, और नीचे एक R रेजिस्टेंस लगा दिए, तो ये सारी सेल्स मिलके, ठीक है, एक करंट प्रोड्यूस करेंगे इस R के अक्रॉस। ठीक है, तो करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू MNE/MR+NR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्किट करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम व्हेन MR इज इक्वल टू NR। ठीक, M क्या है, रो है, नीचे की तरफ N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो। ठीक है, I मैक्स क्या हो जाएगा, NE/2R इज इक्वल टू ME/2R, या फिर P मैक्स की बात करो तो NE²/4R हो जाएगा। ठीक है, सीरीज ऑफ ग्रुपिंग, तो I इज इक्वल टू, जब सीरीज ग्रुपिंग की बात करेंगे तो ये सीरीज में सिर्फ ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, ये जो नीचे की रो रहेंगी वो नहीं रहेंगी। ठीक है, और ये जाके डायरेक्ट R लोड में, ठीक होगा, तो इसका मतलब M=1, तो जब M=1 होगा तो I क्या होगा, I इज इक्वल टू NE/R+NR। अगर इफ R बड़ा है, टोटल रेजिस्टेंस हम जोड़ लेंगे किसका, ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, और उससे बड़ा है R, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, NE/R। तो NE/R, तो यहाँ से ये वाला निकला है I और N में, N इज द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और अगर ये NR बड़ा है तो I और N में क्या होगा, ये ऐसा होगा ग्राफ। ठीक है, I क्या, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, और N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें, पैरेलल ग्रुपिंग, अब मान लो ऐसे ऐसे करके M सेल्स, ठीक है, नीचे हैं, N इज इक्वल टू 1 है, अब M सेल्स ऐसे करके पैरेलल ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ME+MR+R। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से, इफ R, कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, देन I इज इक्वल टू ME/R, तो ME/R, तो यहाँ से I और M में कैसा संबंध आया, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब स्ट्रेट लाइन दैट। ठीक है, अगर हम इधर देखें I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/R, तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर मैक्सिमम I R इज इक्वल टू 0 निग्लेजिबल, सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर हम बात करें R इज इक्वल टू 0 के लिए, तो सेल को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। ठीक है, अगर R इज इक्वल टू 0, ये R इज इक्वल टू स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस 0 करना है, तो सेल कनेक्टेड करना पड़ेगा सीरीज में। ठीक है, मैक्सिमम I के लिए। आगे बढ़ते हैं, डिसिमिलर सेल्स।
डिसिमिलर सेल्स, पहले क्या सेल, सारी सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ईएमएफ जो था वो ई था। अब अगर मान लो डिसिमिलर सेल्स को हम इस तरीके से ऐड करें तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपान 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट, ठीक है। और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट, आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपान आर प्लस आर इक्विवेलेंट। नोट, इफ बैटरी E2 इज रिवर्स, अगर मान लो इसकी पोलरिटी रिवर्स कर दी जाए तो ये E2 हो जाएगा माइनस E2, ठीक है। बात करते हैं किरचॉफ लॉ, कह रहे फर्स्ट लॉ इज द जंक्शन रूल, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, एक जंक्शन पे सबको कांस्टेंट होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सिंपली स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देख लेते हैं, ये आपका जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है, यहाँ पे सिग्मा आई, अगर जोड़ोगे तो सब जीरो होगा, मीन्स आउट कमिंग और आउट गोइंग जो होगी बराबर होंगी, तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ लूप रूल, कह रहे कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पहुँचोगे वहाँ का साइन लेंगे, जितने लूप होंगे, ठीक है, उतनी इक्वेशन बनेंगे। सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है सिंपली स्टेट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक। देखते हैं, मान लो ये एक सर्किट है, तो हमने स्टार्ट किया, कहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस कोने से, ठीक है। तो पहले यहाँ आए, ठीक है, तो यहाँ पे लेना चाहिए माइनस वी, ठीक है, माइनस वी लिया, ठीक है, फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ पे, ठीक है, पहुँचे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस IR, ठीक है, IR इज इक्वल टू जीरो। अगर ये उल्टा होता करंट, ठीक है, तो माइनस ये पहुँचे तो यहाँ प्लस IR, ठीक। अगर हम इस इक्वेशन को क्या करें, सब जोड़ लिए वी और उसके बाद समेशन जीरो कर दिया, इस इक्वेशन को हम माइनस से वो करें, क्या उसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई करें, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ माइनस होगा, माइनस जीरो का मतलब कोई है नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक। इसी तरीके से पोटेंशियल V इज इक्वल टू V0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, आई इज इक्वल टू I0 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। एट टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर वी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कैपेसिटर वी ओपन सर्किट। हमें यही चीज़ें याद करनी है, ठीक है। बाकी इन इक्वेशंस को याद कर सकते हो तो याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे चार्ज और टाइम की बात करूँ, ठीक है, चार्ज और टाइम का, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी तरीके डिस्चार्जिंग की बात करो तो Q इक्वल टू Q0 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, वी इक्वल टू, वहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ पे ई की पावर डायरेक्ट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, आई इक्वल टू I0, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद क्या करना है, टी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, कैपेसिटर जो होता है बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इनफाइनाइट पे कैसे, ओपन सर्किट, ठीक है, इनफाइनाइट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट का तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, RC, ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस, सी इज द कैपेसिटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, हाफ CV स्क्वायर, हमने बताया भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अनबैलेंस्ड, कलर कोडिंग हट गया है, अनबैलेंस्ड ब्रिज की बात करते हैं, अनबैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है, PQRS वही है, ठीक है, PQRS वही है। करंट कहाँ जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इफ आई जी इज इक्वल टू डज नॉट जीरो मीन्स VC जो है इक्वल नहीं है VD के, और P/Q इक्वल नहीं है R और S के। इफ P/Q मीन्स, ठीक है, ये P/Q बड़ा है, ठीक है, RS से, इसका मतलब है VC, जो VC है वो छोटा होगा VD से, सो करंट फ्लो फ्रॉम D टू C, ठीक है, D टू C, मगर ये बड़ा होगा रेशियो, तो करंट इधर से जाएगी, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर ये रेशियो बड़ा होगा तो करंट कहाँ से, करंट जाएगी C टू D, ठीक है, जो बड़ा होगा उधर की तरफ जाएगी रेशियो, ठीक है। P/Q RS देन VC/VD, सो करंट फ्रॉम C टू D। आगे बढ़ते हैं, ये रेजिस्टेंस है, मीटर ब्रिज, इसमें क्या करते हैं कि एक AB लेते हैं 1 मीटर की, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक संट लगाते हैं अननोन, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस संट के हमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को नापना है, तो यहाँ से अगर हम देखें, ये मान लो लंबाई इसकी L है, ठीक है, तो अगर हम 1 मीटर का ये लगाते हैं तो R/S का रेशियो देखें तो L/100 - L हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे जी जो होगा ये लगाते हैं, ये जीरो कर जाती है, बैलेंस कर जाती है, उस कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। तो R/S इज इक्वल टू L/L। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें सबसे पहले हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक फर्स्ट, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड केसेस, ठीक है। मतलब हम कह रहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इसमें इसके अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके हम केसेस इसमें पढ़ेंगे पहले वाले केस में, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है +Q, ठीक है, तो इस पर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन टू मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, बराबर QV क्रॉस B। मैग्नीट्यूड की बात करें QVB साइन थीटा, थीटा किसके किसके बीच होगा, V और B के बीच, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच है, V और B के बीच, ठीक है।
कुछ चार्ज पार्टिकल की बात करें तो उनका मास और उनका चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻27 पर ग्राम। ठीक, इनके ऊपर चार्ज प्लस ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन की बात करें मास 2 गुना होगा प्रोटॉन की और चार्ज प्लस ई होगा। ठीक, अल्फा पार्टिकल की बात करें मास 4 गुना होगा। ठीक है, और चार्ज कितना होगा 2 गुना होगा प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर मास कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन पर 18.1845 या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, 9 × 10⁻31 kg। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो थंब क्या देगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और बी हम रखें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और पाम को रोटेट करें। पाम जो होगी वो फोर्स देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें और वेलोसिटी की तरफ हम थंब रखें, तो जो पाम होगी वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसी में केस देखते हैं। पहला केस तो हो गया फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस फर्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वी परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, मान लो इसमें क्या है, इनसाइड, ऐसे इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब होता है इनसाइड, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इनसाइड और इस डायरेक्शन मतलब जेड और एक्स डायरेक्शन की बात करें तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो उसमें कैसे जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर एंट्री होगा तो इसका मोशन जो होगा सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्स की तो क्या होगा, ए बराबर क्यू वी बी, कि साइन थीटा, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो वी और बी के बीच तो साइन थीटा इक्वल टू 1। अगर हम बात करते हैं रेडियस की, ठीक है, तो ये क्या होगा, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी या फिर पी बाई क्यू बी, या अंडर रूट टू, पी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एम के अपान क्यू बी। ठीक है, क्यों क्या है, चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी आपको पता ही है क्या क्या है। ठीक है, नोट, इफ क्यू पासिस थ्रू एन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, के बराबर क्यू वी या फिर क्यू इंटू डेल्टा वी। अगर हम यहाँ से देखें तो रेडियस की बात करें, रेडियस की तो रेडियस क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी वी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के, अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के। ठीक, अगर हम बात करते हैं एरिया की तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। टाइम पीरियड की बात करें, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो कितने टाइम के बाद अपना एक कंप्लीट चक्कर कर लेगा, टी बराबर 2 पाई आर बाई वी, या फिर यहाँ वी की हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू रखेंगे तो टी बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान टी होता है, तो यहाँ से क्यू बी बाई 2 पाई एम हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें ओमेगा, ये ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम हो जाएगा, क्योंकि टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस सेकेंड, ये तो केस परपेंडिकुलर जब एंट्री मारता था। ठीक है, यहाँ अदर देन 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री तो कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मतलब कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर की तो आर इक्वल टू क्या होगा, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड की बात करें टी बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी। पेज क्या होगा, पी बराबर पी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्स की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी की बात करें तो ये आपकी इधर की तरफ जाएगी, तो इधर की तरफ वी साइन थीटा होगा, इधर की तरफ वी कॉस थीटा। जो ऊपर की तरफ ले जाएगा उसे बोलेंगे पिच, और पिच कौन ले जा रहा है, वी कॉस थीटा, तो यहाँ पे वी कॉस थीटा है। ठीक है, अगर हम बात करें रेडियस की, मतलब इसको इस साइड में, इसको इस साइड में की तरफ कौन ले जा रहा है, इसकी इस साइड में, इस साइड में। ठीक है, तभी तो ये ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर, तो इस साइड में ले जा रहा है वी साइन थीटा, तो हम यहाँ पे वी का जो कंपोनेंट है वी साइन थीटा लिए और यहाँ पे वी कॉस थीटा लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम आउटसाइड इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये क्या किया है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंट्री किया है। ठीक है, तो यहाँ निकल जाएगा इस साइड से। ठीक है, तो यहाँ रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा, रेडियस वही रहेगा, बराबर एम बाई क्यू बी। टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आधा वो बना हुआ है, अगर टोटल होता 2 पाई एम बाई क्यू बी होता तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, टी बराबर पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से एक अलग केस इसी में देते हैं, डेविएशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लिमिटेड विड्थ। मान लो ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को यहाँ से एंट्री कराया गया, तो ये ऐसे करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आगे है ही नहीं, तो ये इधर की तरफ निकल जाएगा, तो ये डेविएशन वाई बोलते हैं। वाई कितना होगा, ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से ये, तो अगर हम बात करते हैं रेडियस, ये रेडियस कितनी बनाएगी, ठीक, रेडियस इक्वल टू आर बाई बराबर एम वी बाई क्यू बी। थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर। ठीक है, हमको अगर हम देखें, ठीक, आर माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना है, ठीक है, आर माइनस वाई मतलब ये अगर हम इस यहाँ पे कर दें तो ये डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा आर माइनस वाई। ठीक है, और ये आपकी आर है, और ये कितना हो जाएगा डी। तो परपेंडिकुलर जब होता है तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कहना है कि इफ़ वाई इज़ वेरी वेरी लेस देन डी, तो अगर वाई इज़ वेरी लेस देन डी देन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है लगभग डी स्क्वायर के बराबर होगा, वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2 आर, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन तुम्हारे
सब्जेक्ट से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ये तो था फोर्स ए बराबर क्यू वी वी, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, बराबर क्यू वी। कह रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, बराबर क्यू ब्रैकेट में ई प्लस वी क्रॉस बी, इसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। इन्हें इस लॉ को लॉरेंज ने दिया था इसलिए बोलते हैं इसको लॉरेंज फोर्स। केस फर्स्ट, व्हेन वी ई बी ऑल आर कोलिनियर, मतलब एक डायरेक्शन में हो, वी ई और बी एक ही डायरेक्शन में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू ई होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, साइन थीटा साइन जीरो, तो जीरो। यहाँ पे एफ बराबर क्यू ई होता है तो क्यू ई रहेगा। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन देखें तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम क्यू ई बाई एम, और ये जीरो के बराबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं केस सेकेंड, कह रहे हैं अब क्या है कि व्हेन वी ई बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तब एफ एम इज इक्वल टू होगा एफ ई के, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। वहाँ से वी बराबर ई बाई बी या फिर ई बराबर बी क्रॉस वी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, वी बराबर ई क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं दूसरा केस। अभी तो हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को रख रहे थे। अब क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, तो क्या क्या होगा, तो फोर्स कितना लगेगा, एफ बराबर आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का तो आई डी एल बी साइन थीटा। आई क्या है, इसके अंदर जो वायर है उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर करंट, ठीक है। एल क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेक्टर। बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा किसके किसके बीच है, डी एल और बी के बीच एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल, मान लो ये है और ये थीटा है तो ये एंगल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ राइट हैंड थंब रूल, तो पाम को रखेंगे, ठीक है। पाम जो होगा फोर्स देगा, फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की तरीके से तरफ और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। इफ वायर इज स्ट्रेट, अगर वायर स्ट्रेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो डीएल का मतलब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं लेंगे, तब क्या लेंगे, स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या होगा, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, या फिर एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा वेयर एल इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ प्लेनर लूप ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर करंट जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एफ नेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आई तो है, ठीक है, और बी भी है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। टार्क अगर देखेंगे करंट करेंगे लूप पे, लेकिन अगर हम यहाँ फोर्स देखें तो फोर्स तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो इस पर टार्क हो जाएगा। टार्क कितना होगा, टाउ बराबर आई ए क्रॉस बी या फिर एम क्रॉस बी, ठीक है। ए क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। एम क्या है, आई ए या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और आपका बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, करंट है जो कंडक्टर के अंदर है। मैग्नीट्यूड टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। इफ लूप हैज एन टर्म देन क्या होगा, टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए इज द एरिया वेक्टर और बी इज द आपका मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम चार्ज को और करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे थे। अब चार्ज, मूविंग चार्ज की वजह से या करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी मूविंग चार्ज इसके कारण, तो ये होगी डी बी इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब, ठीक है। या फिर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो आएगा म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसमें देखें आई क्या है, तो आई जो है वो करंट है, ठीक है, वायर के अंदर। और आपका आर क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ निकालना है हमें, ठीक है। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये डिस्टेंस हो गई, हो गया ना सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू 1 अंडर रूट म्यू साइलेंट नॉट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। म्यू अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर। इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0.4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, ये एंगल बीच में लाइन खींचेंगे, ये एंगल अल्फा बीटा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ वायर इज इनफाइनाइट लार्ज, तो अल्फा इनफाइनाइट लार्ज होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2, ठीक, साइन 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होता है। बी बराबर क्या होगा, म्यू 0 आई पार 2 पाई आर नियर वन एंड ऑफ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। तो अगर एक एंड पे देखोगे तो एक क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, एक हो जाएगा जीरो, तो एक इनफाइनाइट होगा, एक जीरो होगा, तो क्या म्यू 0 आई पान 4 पाई आर एट एक्सिस वायर बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है एक्सिस पे क्या हो जाएंगे, अगर इसी एक्सिस पे पूछे, ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे सब जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक, एट द सेंटर ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड का पॉलीगन है उसके सेंटर पे निकालना हुआ, ठीक है। तो अगर हम देखें थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई एन, और मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला क्या होगा, बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई बाई ए 4 एन साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ए क्या है, ये ए जो है जो उसका बोलते हैं साइड ऑफ पॉलीगन, एक साइड पॉलीगन ए द साइड ऑफ लेंथ,
ठीक है, इसकी लेंथ, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और हो गया, बाकी आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग आर्क है आई, और इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है। आर ये मतलब क्या उसको सेंटर इसका कितना है, रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू थीटा, थीटा, ठीक है। अगर इसका हम डायरेक्शन निकालेंगे तो इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। जो थंब होगा वो बी देगा और आई की डायरेक्शन में हम फिंगर को रोटेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्कुलर आर्क, इसमें सेमी सर्कुलर आर्क होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो थीटा कितना हो जाएगा अंदर की तरफ, ये पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 आई अपान 4 पाई आर। अगर कंप्लीट सर्किल होगा थीटा 2 पाई होगा, बी बराबर म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर जीरो होगा, ठीक है, लेकिन डार्क होगा, ठीक। फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस से, ठीक है, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी बराबर म्यू 0, ठीक है, 2NIA अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाई का पावर 3/2। आर क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है, ये, और एक्स क्या है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ लूप, ठीक है, नंबर ऑफ लूप, आई द करंट उसके अंदर, हो गया। आगे या फिर हम म्यू 0/4 पाई 2m बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ इसके एक्सिस पे क्या होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो टर्न है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है, लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की, एल है, तो एन इज इक्वल टू एन बाई एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी होगी, ठीक है। इफ सोलेनॉइड इनफाइनाइट लॉन्ग, अगर इन्फिनिटी लॉन्ग हो तो क्या होगा, बी पे, मतलब ये क्या है, यहाँ सेंटर के एक्सिस पे पूछ रहा है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू 0 NI नियर वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू 0 NI बाई 2, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे, यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा ये वाला मड़ी मनी, और यहाँ पे देखें तो मनी बाई 2, ठीक है। म्यू 0 NI को हम बोल सकते हैं मनी, ठीक है। टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड में क्या हो जाता है, टोरॉइड इस टाइप का होता है, अंदर देखो जीरो होगा, अंदर की तरफ जीरो, बाहर की तरफ जीरो, लेकिन अगर इसकी एक्सिस पे जाओगे टोरॉइड के, तो बी बराबर म्यू 0 NI अपान 2 पाई आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ टोरॉइड इज थिन तो बी पी इज इक्वल टू म्यू 0 NI, ठीक है। एट सेंटर बी ए इज इक्वल टू 0, और बाहर भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। टॉपिक 4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज एंड मूविंग चार्ज, ठीक, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड केसेस। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई मूविंग चार्ज क्या होगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में सिंपली फार्मूला क्या होगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका डायरेक्शन निकालना हो तो किसके थ्रू, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। जो वो क्या उसको बोलते हैं, पाम है, वो मैग्नेटिक फील्ड देगी, और थंब को हम वेलोसिटी जिधर मैग्नेटिक चार्ज जा रहा हो उधर की तरफ रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। यहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड आर, ठीक है, वी इज द वेलोसिटी, आर इज द, ठीक है, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज क्यू मूविंग ऑन सर्कुलर रेडियस आर विद स्पीड वी, ठीक है, ये वाला केस बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू मूव कर रहा है, तो बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर हम बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, बी मैक्स इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक ये है, एक ये, दोनों आपस में, ठीक है, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जिनकी डिस्टेंस लेंथ एल है। अगर I1 और I2 दोनों, जो ये I1 I2 दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो अट्रैक्शन होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर एंटी डायरेक्शन में एक का डायरेक्शन इधर हो, एक का डायरेक्शन इधर हो, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। इनके बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा म्यू 0/4 पाई 2 I1 I2 बाई आर इंटू एल। ज़्यादातर ये एल नहीं पूछता है, ठीक है, वो पूछता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। जब पर यूनिट लेंथ पूछेगा तो एल गायब कर देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्ज, मतलब अब चार्ज का केस देख लें, ये कभी पूछा नहीं गया ना पूछा जाएगा, लेकिन देख लो। एफ मैग्नेटिक क्या होगा, म्यू 0/4 पाई Q1V1 Q2V2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ की, ठीक। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि कोई क्लोज लूप है, ठीक है, कोई क्लोज लूप में मान लो कुछ करंट्स हैं, ठीक है, एक करंट इनवर्ड I1 I2, ठीक है, और बाहर की तरफ I4 I5, ठीक है, ऐसे। तो हम मान लो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको निगेटिव ले रहे हैं, इन करंट को निगेटिव ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आई नेट इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्लोज लूप के अंदर B.dl,
ठीक है। डीएल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है। बी डॉट डीएल जो होगा म्यू जीरो आई नेट के बराबर होता है। आई नेट क्या होता है आपने समझ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, सॉलिड सिलेंडर। तो आप जानते हैं कि अगर सिलेंडर ना होता या वायर होता लॉन्ग, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आपने देखा है, क्या होता है, इफ वायर इज इन्फाइनेटली लार्ज तो बी बराबर म्यू जीरो आई पान टू पाई आर। तो अगर हम इसके सरफेस पे देखें, ठीक है, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, इसके सरफेस पे देखते हैं या फिर इसके बाहर आर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एट सरफेस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई पान टू पाई आर, और आउटसाइड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई पान टू पाई आर। तो बी मैक्स बी इज इक्वल टू वन बाई आर। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इन साइड देखो, इन साइड तो भी देखा ही नहीं, तो इन साइड क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू जीरो पॉइंट आई अपन टू पाई आर आर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो बी बराबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, मतलब अगर ये ऐसे ना हो करके, ठीक है, यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे पूछे ये डिस्टेंस आर हो, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। इनसाइड आगे बढ़ते, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, अभी तो सॉलिड था अब हॉलो, मैग्नेटिक हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा, सिग्मा आई बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि ऊपर क्या था, ठीक है, सिग्मा आई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। आगे बढ़ते हैं, इन साइड अगर देखें, ठीक है, इन साइड मान लो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर ये वायर है, ठीक है। तो इन साइड देखोगे तो बी बराबर जीरो विद बॉडी ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है, ए और बी है, इसके बीच में मान लो कहीं देखते हो, ठीक है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर आई, तो बी इज इक्वल टू डी एल के मतलब टू पाई आर होगा, और म्यू जीरो आई की जगह सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वहाँ से अगर हम निकालेंगे बी तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम आउटसाइड देखें, आउटसाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर जो वहाँ ऊपर होता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेलो, ये तो तुम्हारा हो गया हेलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, कैसे, ये ऐसे था और ये ऐसे 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 जो होता है, ठीक है, वायर, ठीक है, बीच में उसके कट है, ठीक है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस पी है, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं पूछेगा तो जीरो, यहाँ यहाँ अंदर पूछेगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये होगा, और अगर बाहर कहीं पूछेगा तो ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर थिन वायर हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऐसे हो, सिर्फ ऐसे, ठीक है, एक ही हो, तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू आर बार, अंदर क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है, बी इज इक्वल टू जीरो। अगर आर इज इक्वल टू आर सरफेस पे देखोगे तो म्यू जीरो आई अपन टू पाई आर, और अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई अपन टू पाई आर। तो ये डायरेक्ट आपके हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले देखेंगे। तो मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यहाँ पे कोई ये सरफेस है, सरफेस का एरिया इधर की तरफ होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा बी से, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव बराबर बी डॉट डी ए, बी डी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए बी है, ये एरिया वेक्टर ए है, ठीक। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, इफ a loop in turn is placed in uniform magnetic field तो फाइव बराबर एन बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डी फाइव बाई डी ए। तो अगर डी फाइव बाई डी ए देखेंगे यहाँ से इस वाले फार्मूले से, तो आएगा डी फाइव बाई डी ए मैक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, कॉस थीटा की जगह हम वहाँ रख देंगे क्योंकि मैक्स देख रहे हैं, ठीक। फैराडे ने क्या बताया था, अगर फ्लक्स चेंज करोगे, किसी भी कंडीशन फ्लक्स चेंज करोगे तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्हें बताया था फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। और ये माइनस साइन इसलिए लगाते हैं, डायरेक्शन, ये माइनस साइन जो होता है ये बताता है कि डायरेक्शन जो है इंड्यूस करंट की, वो जो जहाँ फ्लक्स चेंज किए उसके अपोजिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेंज ने क्या बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ए करंट विच अपोजेज द चेंज इन फाई, करेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो होता है उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है जो अपोज कर देती है फ्लक्स के चेंज को। उस इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो होता है आई बराबर ई बाई आर या फिर माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, एन इज द नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। मान लो कि ये कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ से एक हो जा रहा है, क्या उसको बोलते हैं, इधर की तरफ, ठीक है, मैग्नेट, ये एस है या एन है, तो ये जो है इधर की तरफ जब जाएगा तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स किसका इंक्रीज करेगा, एन साइड, तो यहाँ पे एन बन जाएगा, ऐसे एन टाइप से करंट बन जाएगी, मतलब इस टाइप से करंट दौड़ने लगेगी। ये इसलिए क्योंकि ये फिर इसका इधर आने से अपोज करेगा, ठीक है, ये करंट एन क्या दिखा रही है कि इसका मैं अपोज कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर यही मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करे, ठीक है, और ये तब मैं इसमें करंट कैसी होगी, तब करंट ऐसे होगी, ठीक है, तब करंट कैसे हो रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक, ऐसे करके ऐसे, क्योंकि ये इसका अब क्या करे, अपोज करे कि दूर मत जाओ, ठीक है। तो अगर हम देखें आई क्या है, आई इक्वल टू एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी या फिर ई बाई आर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें मैग्नेटिक इंड्यूस चार्ज, तो आई इंड्यूस चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर, ठीक है, क्या होता है इंड्यूस चार्ज, क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, तो यहाँ से हो जाए क्यू इज इक्वल टू आई टी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो एन बाई आर इंटू डेल्टा फाइव, ठीक है, या डी फाइव एन डेल्टा फाइव इंटू आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ लूप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक, केस फर्स्ट अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ लूप का रोटेशन हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई
मैं वो और ये रोटेट कर रहा हो ऐसे करके, ठीक है। तो उसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे ई क्या होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये फाई क्या होगा एन बी ए का जीरो, ठीक है। तो ये एन बी ए होगा इधर की तरफ और उधर डी फाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ई एम एफ क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। केस सेकेंड अबाउट डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, अगर क्या उसको रोटेशन ऑफ लूप जो हो वो डायमीटर के थ्रू 180 डिग्री पाई रेडियन, तो ई एम एफ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बी ए ओमेगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा फाई क्या हो जाएगी डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई ए माइनस फाई बी, तो फाई ए क्या हो जाएगा एन बी ए फिर माइनस माइनस एन बी ए, तो टू एन बी ए, तो यहाँ पे हम टू एन बी ए रख देंगे, ठीक है। और टी की जगह पाई बाई ओमेगा ओमेगा बाई पाई कर देंगे, ठीक है, पाई बाई ओमेगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इस फार्मूले से ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अबाउट डायमीटर कंटिन्यू, अगर डायमीटर के थ्रू कंटिन्यूसली रोटेट करता है, यहाँ पे थ्रू 180 डिग्री, एक बार रोटेट करके शांत हो गया। अगर कंटिन्यूसली रोटेट करे तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ ई नॉट की वैल्यू हम लिख देंगे एन बी ए ओमेगा, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नोट, इट इज़ क्लियर दैट फाई एंड ई आर ऑलवेज हैव डिफरेंस पाई फेज डिफरेंस हैव पाई बाई टू, करें फाई और ई, फाई मीन्स फ्लक्स और ईएमएफ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमेशा और हमेशा फेज जो है क्या होता है पाई बाई टू होता है। आगे बढ़ते हैं मोशन ऑफ स्टेट कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इसके अंदर कोई ये कंडक्टर है और ये मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना, ठीक है, कंडक्टर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की बात करें तो ई इज इक्वल टू वी बी एल, वेक्टर फॉर्म में ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी इन डॉट एल, ठीक है। अगर हम बात करें वी क्या है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ, हियर बी वी एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ वी पैरेलल टू बी वी पैरेलल टू एल, बी पैरेलल टू एल, ई एम एफ क्या होगा जीरो होगा, ठीक। ये फार्मूला कब है जब वी बी एल सब परपेंडिकुलर है, अगर इसमें से कोई एक दूसरे का पैरेलल हुआ तो ई एम एफ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस करते हैं। केस क्या है, इंड्यूस्ड करंट इन ए लूप बाई चेंजिंग इट्स एरिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो ये रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं कि इसको इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर करंट एक उत्पन्न होती है, इस इंड्यूस करंट की जो वो होती है क्या उसको बोलते हैं फार्मूला वो होता है आई बराबर वी बी एल बाई आर, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है ई बाई आर, ई एम एफ अपान आर, तो ई एम एफ कितना है यहाँ पे वी बी एल, ठीक है। और आर क्या है आर इक्वलेंट, जो भी आर इक्वलेंट हो। अगर यहाँ पे देखें इस वाले डायग्राम में, ठीक है, इस वाले डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये क्या है आर इक्वलेंट इक्वल टू आर प्लस आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा सेल में। आगे बढ़ते हैं, फोर्स नीडेड टू पुल द कंडक्टर, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कहने की ये जो हम इधर की तरफ बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो इसको अगर फोर्स अगर हम देखें तो कितना फोर्स इसके ऊपर लगाएं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ता रहे, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि कांस्टेंटली वी वेलोसिटी से मूव करता रहे, ठीक है। तो उतना एफ इज इक्वल टू आई बी एल, आई क्या होगा, ठीक है, आई आपने यहाँ से देखा क्या होगा आई, ठीक है, वी बी एल अपान आर, ठीक है, और यहाँ पे बी एल तो बी और एल का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है। पावर की बात करो तो एफ डॉट वी होता है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, बी एल वी वाई सबका स्क्वायर कर दो अपान आर, ठीक। रोटेटिंग रॉड का केस देखते हैं, रोटेटिंग रॉड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर एल लेंथ की रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो उसके अंदर ईएमएफ क्या जनरेट होगा हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, रोटेटिंग डिस्क हो एल रेडियस डिस्क की हो और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा हो तो हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। केस सेकेंड, मूविंग ट्रेन और एरोप्लेन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जब ट्रेन और एरोप्लेन मूव करते हैं तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए निकलते हैं, तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, इज इक्वल टू वी बी वी इंटू एल, बी वी क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन विंग्स या डिस्टेंस बिटवीन जो है आपका ये रेल की पहिया है क्या उसको बोल रहे हैं ट्रेन के डिब्बे की, और इसके बीच में जो वो लगा रहता है लोहे का कंडक्टर या फिर कुछ बोल सकते हो मेटल, ठीक है, तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। सेल्फ इंडक्शन की बात करें कि क्या कहता है कि अगर सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू एल आई, सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ फाई इज इक्वल टू एल आई, तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। कहीं करंट चेंज करोगे तो वहाँ वो जो है वहाँ ईएमएफ क्या होगा जनरेट होगा। सेल्फ इंडक्टेंस इन ऑफ ए कोयल, एंटर का कोयल है उनके अंदर कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो यहाँ पे लिखोगे म्यू जीरो अपान पाई आर स्क्वायर पाई आर एन का होल ऑफ स्क्वायर अपान टू। अगर हम लॉन्ग सेलोनाइड की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा एल इज इक्वल टू मुन्ना म्यू एन एन ए, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो मुन्ना, ये मुन्ना बाई टू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एन है आपका, ठीक है, ये एन जो है वो है एन बाई एल और ए क्या है पाई आर स्क्वायर, तो जब यहाँ पे एन बाई एल रखोगे और पाई आर स्क्वायर रखोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, कहाँ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें कि सेल्फ इंडक्टेंस इन ए टोरॉइड, अगर हम टोरॉइड की बात करें तो ये भी मुन्ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी स्मॉल एन की एन अपान टू पाई आर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो बी स्क्वायर अपान टू म्यू नॉट, ठीक है, ठीक है। ग्रोथ एंड डीके व्हेन एल आर सर्किट होगा तो ग्रोथ और डीके देखते हैं, ठीक है।
तो ग्रोथ ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, जब ग्रोथ हो रही होगी। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंडक्टर बिहेव शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्या जैसे सर्किट कोई बना हुआ है, अब बोले कि क्या उसको बोलते हैं, अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई तो मतलब टी इज इक्वल टू जीरो, तो हम जहाँ पे एल सर्किट लगा रहेगा, एल इंडक्टर लगा रहेगा, हम उसे ओपन कर देंगे, ओपन मान के बता देंगे इधर करंट नहीं जाएगी, ठीक है। अगर टी इनफाइनाइट होगा तो हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। डी के ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। सेम वही है, चार्जिंग में ये होता था ऐसे, और डिस्चार्जिंग में ऐसा होता था, ई की पावर होता था, वहाँ वन माइनस ई होता था, ठीक है। उसका ग्राफ ऐसे जाता था, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। तो ग्राफ हम देख ही लेंगे। टाइम कांस्टेंट की बात, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, वहाँ पे क्या था, आर सी था, ठीक है, क्रॉस में था, इसीलिए टाइम की बीमा क्या होती है, एल बाई आर, आर सी, अंडर एल बाई जी, सब क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। कह रहे कि अगर हम करंट चेंज करें, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में, तो फ्लक्स जनरेट होता है सेकेंडरी कॉइल में, ठीक। और यम क्या है, इसका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक। एम एफ इंड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी कॉइल ई एस इज इक्वल टू माइनस एम टी आई पी बाई टी टी, फाइव एस इज इक्वल टू एम आई पी। यहाँ पे क्या है, फ्लक्स को चेंज कर दें तो ये जनरेट हो रहा है, एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल आर L1 एंड L2, करें सेल्फ इंडक्टेंस दो कॉइल का क्या है, L1 L2 है, देयर आर नो फ्लक्स लीकेज बिटवीन द कॉइल्स, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, एम क्या हो जाएगा, अंडर रूट L1 L2। अगर फ्लक्स लीकेज होगा तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अंडर रूट L1 L2। के क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के की वैल्यू होती है 0 to 1। के का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल अपन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, और सेकेंडरी उसका रेशियो जो होता है सेकेंडरी अपन प्राइमरी, उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक। अगर इस केस में देखेंगे, मान लो ये ऐसे कॉइल है, ठीक, एक ऐसे कॉइल है आपस में जॉइंट है तो के बराबर 1। अगर ये आपस में दूर दूर होंगी इस टाइप से तो के बराबर 0 to 1। और आप ये मान लो एक कॉइल ऐसे है, एक कॉइल ऐसे 90 डिग्री पे, तो के इक्वल टू 0, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली पैक्ड कॉइल, ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल ऐसे, दूसरी प्राइमरी कॉइल ऐसे, ठीक है। इनके बीच अगर हम देखें तो म्यूचुअल कितना होगा, एम इज इक्वल टू म्यू 0 एन पी अपन एन एस पाई आर एस स्क्वायर का, पाई आर एस स्क्वायर अपन 2 आर पी, या फिर हम याद रखेंगे म्यू 0 मुन्ना में एन पी जो एन होगा प्राइमरी होगा, ठीक है, एन एस और ए एस जो लास्ट के होंगे वो सेकेंडरी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, अगर सीरीज में होंगे दो इंडक्टर तो होंगे एल बराबर L1 प्लस L2। अगर एम इज इक्वल टू जीरो, तब अगर एम इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, एम इज इक्वल टू जीरो है तो 1 अपान एल इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, ठीक। अगर एम इक्वल टू नॉट जीरो देन एल इज इक्वल टू L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। पॉजिटिव साइन कब होगा इसके अंदर, जब बोथ कॉइल आर सेम डायरेक्शन, नेगेटिव बोथ कॉइल आर अपोजिट डायरेक्शन। बात करते हैं इस क्या उसको बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करो सबसे पहले, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो आई इक्वल टू आई नाइट साइन ओमेगा टी। अगर हम एवरेज और मीन वैल्यू की बात करें फुल साइकिल में, ठीक है, हाफ साइकिल में, फुल साइकिल में वी एवरेज इक्वल टू 0, आई एवरेज इक्वल टू 0, जबकि हाफ साइकिल में वी एवरेज इक्वल टू 2 वी नॉट बाई पाई 0.637 वी नॉट, आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई 0.637 आई नॉट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये क्या एवरेज था, ठीक है, आरएमएस और इफेक्टिव या विजुअल या फिर अपीरेंट वैल्यू, ठीक, आरएमएस वैल्यू देखते हैं, ठीक है। फुल और वो क्या होता है हाफ साइकिल के लिए बराबर होती है, ठीक है। वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू 0.7 वी नॉट, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू 0.7। एसी सर्किट की बात करें, अगर उसके अंदर एसी सर्किट की बात करें, इफ ओनली रेजिस्टेंस हो तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो ठीक है। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई आर, आई आर एम एस की इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर, ठीक। ओनली इंडक्टर सर्किट में हो, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, इसमें लैग करेगा, पीछे जाएगा, इंडक्टर होगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी, पीछे मतलब पाई बाई 2 लैग कर गया। वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी हमेशा रहेगा। इसमें देखते हैं कि कौन लैग करता है कौन वो करता है, ठीक है। ये जो एल आर सर्किट था जिसमें सिर्फ रजिस्टिव था, उसके अंदर करंट जो थी सर्किट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे, जबकि एल आर सर्किट एल की बात करते हैं इंडक्टर वाले सर्किट की, तो करंट और वोल्टेज ये जो होते हैं फेज पाई बाई 2, इसमें करंट जो होती है लैग करती है पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आई जो होती है आई होती है आई नॉट वी नॉट बाई एक्सएल, तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, या फिर एक्सएल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। इस टाइप से बोल सकते हैं। मतलब आगे बढ़ते हैं, इफ टू कैपेसिटर, इफ ओनली कैपेसिटर इन सर्किट, तो कैप्टन क्या करता है, कैपेसिटर से याद करेंगे, कैप्टन लीड करता है, मीन्स यहाँ पे करंट क्या करेगी, लीड करेगी वोल्टेज से, कितना फेज पाई बाई 2, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स सी, ठीक, आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन एक्स सी की वैल्यू क्या होगी और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल और एक्स सी की वैल्यू 1 अपान ओमेगा सी, या फिर 2 पाई 1 अपान 2 पाई एफ सी, तो यहाँ से एक्स सी इज मसली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एफ या फिर 1 अपान ओमेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीरीज एल सी आर सर्किट। अभी तक कि हम अलग अलग सर्किट की पढ़ रहे थे, अब हम बात करते हैं अगर सीरीज में
ठीक है, एल सी आर तीनों हो तो क्या होगा, तो वहाँ से हम देखें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जेड की बात करो तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। और आई की बात करो वी बाई जेड होगा, चाहे ओ आई नॉट निकालो तो वी नॉट बाई जेड, आई आर एम एस निकालोगे तो वी आर एम एस बाई जेड। टेन फाई की बात करो वी एल माइनस वी सी अपान वी आर, या फिर एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। अब क्या करेंगे इन फार्मूलेज में, इन फार्मूलों में क्या करेंगे कि जो एब्सेंट होगा उसे हम डिलीट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एल आर सर्किट की बात करो तो यहाँ कौन नहीं है, सी वाला नहीं है, तो इस सी वाले को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, जेड क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, आई क्या होगा वी नॉट बाई जेड, और टेन फाइव क्या होगा वी एल बाई वी आर, क्योंकि यहाँ सी तो गायब है। ठीक है, इसी तरीके से सी आर सर्किट देखेंगे, इसी तरीके से एल आर सर्किट। ठीक है, और ओ सॉरी इसी तरीके से सी आर सर्किट एल सी सर्किट क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट रहता है, अंडर रूट हटाओगे तो वी एल माइनस वी सी बचेगा, और जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी। टेन फाइव यहाँ जो है इनफाइनाइट होगा क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स सी तो रहेगा, लेकिन आर जो है यहाँ जीरो होगा, तो टेन फाइव इनफाइनाइट फाइव जो हो जाएगा क्या होगा, फेस डिफरेंस 90 डिग्री। ठीक है, हमको पता है भी इनके बीच फेस डिफरेंस क्या होता है 90 डिग्री। अगर हम बात करते हैं एल सी आर सीरीज सर्किट की, इसमें रेजोनेंस होता है, एल सी आर रेजोनेंस सर्किट की बात करें सीरीज रेजोनेंस, तो वहाँ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में एक्सएल बराबर एक्स सी होता है, तो अगर एक्सएल और एक्स सी दोनों का मान रखें तो वहाँ एफ इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक, एट रेजोनेंस वी एल बराबर वी सी, वी बराबर वी आर, जेड बराबर आर, फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जेड आर यहाँ क्या है, आर के बराबर, मतलब जेड मिनिमम है, आई क्या है मैक्सिमम होगा, कि वी बाई जेड जेड मिनिमम होगा तो आई क्या होगा, आई मैक्स हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इफ़ ओमेगा ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है ऐसा है, देन एक्सएल छोटा होगा एक्सी से, सर्किट नेचर विल बी कैपेसिटेटिव। ठीक है, ओके, इफ ओमेगा जो है ओमेगा नॉट के बराबर होगा देन एक्सएल बराबर एक्सी, सर्किट विल बी नेचर रजिस्टिव। इफ ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट देन एक्सएल बड़ी होगी एक्सी से, देन सर्किट नेचर विल बी इंडक्टिव। क्वालिटी फैक्टर की बात करें, क्वालिटी फैक्टर जो होता है क्यू उससे नापते क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की शार्पनेस को नापते हैं। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू होता है कि ओमेगा नॉट अपान ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ठीक है, ओमेगा नॉट एल बाई ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा नॉट टू माइनस ओमेगा वन क्या होता है, बैंड विड्थ होती है। ठीक, आर बाई एल, या फिर हम एफ टू माइनस एफ वन आर बाई टू पाई एल। ठीक है, ये ओमेगा टू और ओमेगा वन है क्या, ठीक है, दो कंजक्टिव ठीक है एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक, ओमेगा वन देखो ये क्या है, ठीक है, ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन अपान टू, या फिर हम बोल सकते हैं ओमेगा नॉट माइनस आर बाई टू एल। ठीक है, ओमेगा टू क्या है यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपान टू, या फिर ओमेगा नॉट प्लस आर बाई टू एल। ठीक है, लो रेजिस्टेंस अगर हम देखें, लो रेजिस्टेंस होगा तो लो बैंडविड्थ होगी। ठीक है, लो बैंडविड्थ यहाँ से देखिए, लो रेजिस्टेंस होगा तो लो बैंडविड्थ होगी, लो बैंडविड्थ हाई क्यों होगा, क्योंकि ये अगर लो होगा तो ये हाई होगा, क्यों हाई होगा, तो हाई क्यों होगा, शार्प रेजोनेंस, मतलब तब रेजोनेंस जो है उसकी शार्पनेस ज़्यादा होगी। और क्यों को और कैसे निकालते हैं ये सब कहानी भूल जाना। ठीक है, ये याद करना, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर, या फिर एक्स एल बाई आर, या फिर एक्स सी बाई आर। क्यू इज इक्वल टू होता क्या है, अगर आर एल सी दिया हो तो वन बाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी। इन दोनों से क्यू की वैल्यू निकाल के हम बता देंगे किस कौन शार्प रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस की शार्पनेस को देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एल सी आर मतलब एल सी आर सर्किट की बात पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल ऑफ स्क्वायर। वहाँ क्या था, वी था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, आई सेम था, यहाँ पे क्या है आई डिफरेंट होगा, वी सेम होगा। आई जेड की बात करें तो वन अपान जेड इज इक्वल टू अंडर रूट वन बाई आर स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स सी माइनस वन अपान एक्स एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, टेन फाइव की बात करो, आर वन अपान एक्स सी माइनस वन अपान एक्स एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन देखते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन वही कंडीशन एक्स सी बराबर एक्सएल के हो तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, वहाँ भी था। एट रेजोनेंस की कंडीशन में आई सी बराबर आई एल। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आई मिनिमम हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो आर जो है मैक्सिमम होगा, फाइव यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, बात कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट देख लेते हैं कि अगर इफ आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू इंडक्टर, आयरन रॉड को इंसर्ट कर दें तो एल क्या कर जाएगा इंडक्टर के अंदर, एल इंक्रीज कर जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज कर गया मतलब एक्सएल इंक्रीज किया, तो बल्ब जो होगा इस सर्किट के अंदर क्या करेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये लेस ब्राइटली ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पावर ऑफ एन एसी सर्किट। ठीक है, अगर हम देखें इंस्टेंटेनियस पावर तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वी की जगह हम लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है, फाइव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फेज डिफरेंस कभी माइनस प्लस बाई टू होता है, कभी माइनस बाई टू होता है। ठीक है, तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, एवरेज पावर की बात करें तो आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव, और इसका अगर हम पीक वैल्यू देखें आई नॉट वी नॉट तो हाफ आई नॉट वी नॉट इज इक्वल टू कॉस फाइव
इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। आर क्या है, आर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और जेड क्या है, नेट रेजिस्टेंस। नोट फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नो रेजिस्टेंस, ओनली कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, पी एवरेज क्या होगा तब, जीरो होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये क्या है, ये रिएक्टिव सर्किट था, अब ये रेजिस्टिव सर्किट की बात करो तो cos फाई इक्वल टू 1, जब cos फाई 1 होगा तो पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस। ठीक है, ये एवरेज के लिए दिया गया, ज़्यादातर कंडीशन जो होती है एवरेज की ही दी जाती है। अगर पी एवरेज इक्वल टू जीरो मीन्स करंट इन दिस केस, ठीक है, वाटलेस करंट, मतलब कोई भी पावर नहीं रख रही, मतलब वाटलेस करंट है। ठीक है, इस पर जो है काम करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे चोक कॉयल यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं चोक कॉयल की। हाँ, चोक कॉयल तो एक्सेल बड़ा है या बराबर है आर के, मतलब एक्सेल जो है बड़ा होता है इसमें आर से। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, चोक कॉयल का। ठीक है, बेस्ड ऑन वाटलेस करंट, वाटलेस करंट के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर आइडियल चोक कॉयल आर इज इक्वल टू जीरो, आर जीरो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा चोक कॉयल का वो जीरो होगा। ठीक है, तो इस वजह से पी एवरेज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आई मैक्स कितनी इसके अंदर जो है आई मैक्स डाल सकते हो, वी आर एम एस बाई जेड, वी आर एम एस अपान जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, एक्सेल और आर दो ही तो सर्किट है इसके अंदर। ठीक है, दो ही तो चीज़ें, ये देखिए एक्सेल है, ठीक है, ये आर है, ठीक, दो चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, ठीक है, बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं कि सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मेशन, आइडियल ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या केस करते हैं, आइडियल ट्रांसफर, तो इसमें क्या होगा, पी जो होगा पी वो होगा जीरो, पी आउटपुट चेंज इन पी पावर, तो पी आउटपुट अमान पी इनपुट बराबर होना चाहिए। यहाँ इवन का केस करते हैं, मतलब ई वी और एन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि करंट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कैसे देखो, ई ऑफ सेकेंडरी अपान ई ऑफ प्राइमरी, वी ऑफ सेकेंडरी अपान वी ऑफ प्राइमरी, एन ऑफ सेकेंडरी अपान एन ऑफ प्राइमरी, बट आई ऑफ प्राइमरी अपान आई ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेटअप ट्रांसफार्मर, सेट डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। सेटअप ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर होता है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज़्यादा हो प्राइमरी से। ठीक है, अगर सेकेंडरी मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा हो, ये अप्लाई करता है प्राइमरी से, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो के वो मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफर जिसमें प्राइमरी में कोयलिंग ज़्यादा हो, प्राइमरी में क्या हो, नंबर ऑफ कोयल्स ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है तुम्हारा ट्रांसफर रेशियो वो लेस देन 1 होगा। इफ देयर फॉर एनी लॉस देन पी आउटपुट जो होगा वो कम हो जाएगा पी इनपुट से, जितना हम दिए उससे कम हो जाएगा। तो अगर हम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो एन इज इक्वल टू पी आउटपुट अपन पी इनपुट इंटू 100। तो यहाँ से हम देखें आउटपुट की बात करें, पी बराबर वी आई, तो वी एस अपान आई एस अपान वी एस इंटू आई एस अपान वी पी अपान आई पी, वी पी इंटू आई पी इंटू 100। ठीक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर पी लॉस जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, वही जो हमने बताया फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, पी लॉस जीरो, पी आउटपुट इज इक्वल टू पी इनपुट। ठीक है, और इसमें इवन का केस याद रखना, इवन जो होता है आपस में वो होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मूविंग कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी जो होती है थीटा बाई आई, ठीक है, एन बी ए अपान सी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है थीटा बाई वी। ठीक है, या फिर थीटा बाई आई जी, वी इक्वल टू आई जी, जी इज द उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, थीटा की बात करो तो ये होता है एन बी ए, ठीक, अपान सी जी। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी तो करंट सेंसिटिव बाई जी होता है। ठीक, टाउ के जो टाउ अगर हम देखें डिफ्लेक्शन का तो एन आई ए बी। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या, टार्क इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एन आई ए बी। और टाउ अगर हम बात करते हैं रोटेशनल का तो सी इंटू थीटा, सी क्या होता है टॉर्सलन, वो उसको बोलते हैं और जो उसको बोलते हैं टार्क का कांस्टेंट होता है, और थीटा क्या होता है, स्ट्रेन होती है, टॉर्सन, अबे यार टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। जब अमीटर में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के नीचे एक संट लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संट लगाएंगे तो अगर हम यहाँ से देखें इस केस की बात करें तो इसका वोल्टेज आई जी और यस बराबर होंगे आई जी इंटू जी से। तो अगर हम यहाँ से यस की बात करें संट कितना होगा तो आई जी जी इंटू एस। ठीक है, तो आई जी जी एस इज इक्वल टू आई जी अपान इंटू जी अपान आई माइनस आई जी। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जी और ये एस आपस में क्या है, पैरेलल में, तो आर ऑफ अमीटर इज इक्वल टू जी एस अपान जी प्लस एस। अमीटर इज लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या, मीटर लो रेजिस्टेंस का रखें। फॉर आइडियल मीटर रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम बात करें रेंज की तो 1 अपान सेंसिटिविटी होता है या फिर 1 अपान संट के एस के वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो उसके सीरीज में आर लगाते हैं। ठीक है,
यहाँ से आई जी जाती है, निकल जाती है, तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बाई आई जी इंटू जी। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो आर वी इज इक्वल टू जी प्लस आर। वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम बात करें आइडियल वोल्ट मीटर की, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इनफाइनाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रेंज की बात करें 1 सेंसिटिविटी या इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म की बात करें तो जो Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है उसे नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो ये एक मैग्नेट है, इसके दो ओ हैं, क्या उसको बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, एक यस है एक यन है, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है S2N, ठीक है। इसके अंदर दो पोल स्ट्रेंथ होते हैं, प्लस M इधर की तरफ, ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ ऑफ S पोल, दो पोल होते हैं, दो पोल स्ट्रेंथ इधर की तरफ माइनस M, ठीक है। जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो होता है M और माइनस M, और जो पोल होते हैं यन और यस होते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो M इज इक्वल टू 2ml होता है। M इसमें क्या है, पोल स्ट्रेंथ, L इज द 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन, इफेक्टिव लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ M एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम नेट की बात करो √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। अगर दो मैग्नेट थीटा डिग्री पे आपस में कनेक्ट हो, तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन M1 एंड M2 मैग्नेटिक मोमेंट के बीच। मान लो अगर कोई मैग्नेट है, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, अगर दो पार्ट में तोड़ देंगे तो उसका मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, क्या पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर तब देखा जाए, ठीक है, मान लो ये दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, तो इसका एम डैश क्या हो जाएगा, एम डैश इक्वल टू ML हो जाएगा, ठीक। अगर इस टाइप से 20 से तोड़ दिया गया ऐसे ऐसे करके, तो उसकी क्या उसको लेंथ डिवाइड हो जाएगी, तो उसका एम क्या रह जाएगा, एम डैश तब भी ML हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है, ठीक है, पहले किसकी वजह से हुआ, क्योंकि इसका ये पोल स्ट्रेंथ वो कम हो गया था, हाफ हो गया था, अब इसका L हाफ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटोमीटर, ठीक है। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटोमीटर रखा हुआ है, ये मैग्नेट लगा दिया गया, लटका दिया गया, ठीक है, थीटा डिग्री, तो ये कितनी तेज से रोटेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसका टाइम पीरियड T बराबर 2π√I/MBH। अगर हम बात करें कंपेरिजन करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, तो क्या होगा, ठीक है, तब देख लेते हैं क्या होगा। मान लो इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, SN की तरफ है, तो इनके बीच अगर हम देखें तो I क्या हो जाएगा, I क्या उसको बोलते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। M क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, I इज द करंट, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन की बात करें, मतलब एक इधर की तरफ रखा है, एक इधर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, लेकिन अगर M की बात करें तो M1 डिफरेंस M2, ठीक है। इस केस में अगर दोनों केस की बात करें तो M1 अपान M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर D मीन्स हो जाएगा क्या, डिफरेंस वाले, और TS मतलब सम वाले की टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड है ये, ठीक, वाइब्रेशन टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, TS अपान TD इक्वल टू √M1 माइनस M2, सम वाले में माइनस और डिफरेंस वाले में नीचे M1 प्लस M2 करके अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये T जो होता है यहाँ पे क्यों उल्टा लिया, यहाँ पे क्यों उल्टा लिया, ये सम वाले का इधर लिए, D वाले का इधर लिए, डिफरेंस वाले का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, T को T इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√M के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल एक्सियल इन ऑन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे B इक्वल टू होता है μ0/4π 2mr अपान r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये कोई वो रखा हुआ है मैग्नेटिक की एक्सिस पे, हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं r डिस्टेंस पे, ठीक है। ये अगर हम बात करें, ये होता है μ0/4π 2m/r³। अगर इसकी इक्वेटोरियल रॉड ऑन पोजीशन यहाँ पे देखें तो भी क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π m/r³, ठीक है। अगर हम देखें कोई ये मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें हैं तो उस पर टार्क कितना लगेगा, टाउ बराबर MB sin थीटा, और वर्क कितना होगा, MB cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U इक्वल टू हो जाएगा -m.B या फिर माइनस MB cos थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन U इक्वल टू -B मीन्स U मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। थीटा इज इक्वल टू 90 देन U इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन U इक्वल टू प्लस MB U मैक्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो फीबली और वीकली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है। जैसे ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इधर की तरफ भाग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड सो हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन,
ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। कह रहे हैं डायमैग्नेटिज्म होती क्यों है, क्योंकि ऑर्बिटल का मोशन, जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में, वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से डायमैग्नेटिज्म अराइज होती है। ठीक, एटम्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। कह रहे हैं कि जो एटम होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, उनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 होता है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक की बात करो तो ये फीबली और वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अपोजिट करते थे ये डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड सो हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रांग फील्ड। ठीक है, ये मान लो ऐसे ढेर रखा था, फिर क्या किया, इधर की तरफ भागना स्टार्ट किया, इधर की तरफ, तो बन कैसे गया, इस टाइप से। ठीक है, कैसे पैरामैग्नेटिक अराइज होती है ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है एंड कॉल्ड एटॉमिक डाइपोल या फिर एटॉमिक मैग्नेट। ठीक है, सिंस इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एटम्स मैग्नेट आर रैंडमली ओरिएंटेड, देयरफॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो जो ये आपका बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है। जब जो है मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब क्या होता है, सारे के सारे जो है एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। ठीक है, फिर देखो कह रहे हैं कि इफ़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाते हैं पैरामैग्नेटिक एराइजर, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज ड्यू टू पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटॉमिक डाइपोल्स अलोंग द फील्ड। कह रहे हैं जो पार्शियली इधर उधर डायरेक्शन में थे वो अब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, इसकी वजह से इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म एराइजेज हो जाती है। बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, ये क्या होता है, गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड के में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती है। दिस सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द फील्ड, वही चीज़ है। ठीक है, फिर फेरोमैग्नेटिक की बात करें, इनके अंदर भी अगर हम बात करें इंडिविजुअल एटम्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पॉसेस डाइपोल मोमेंट एज वेल एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं कि ये भी जो होते हैं परमानेंट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानी लिखी हुई कि कैसे जनरेट होता है कैसे नहीं जनरेट होता ये सब, तो इसका कोई मतलब नहीं, नोट देख लेते हैं। ठीक है, नोट की बात करते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज वीक then the substance is magnetized mostly by the displacement of the domain, but in strong magnetic field magnetization take place mostly in the rotation of domain। करें जब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वीक होती है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन की वजह से ये मैग्नेटाइज होता है, जबकि अगर हम स्ट्रांग फील्ड लगाते हैं तब ये रोटेशन ऑफ डोमेन की वजह से मैग्नेटाइज होता है। इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द सब्सटेंस इज नॉट कंप्लीट डीमैग्नेटाइज बट सम रेजिडुअल मैग्नेटिक रिमेंस ऑन इट। कहने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है उसके अंदर से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तब भी उसके अंदर कभी कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म रहती है। ठीक है, एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ये तो हम पहले ही बता चुके थे आपको। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इज इक्वल टू एम बाई वी। एम क्या है भाई, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वी इज द आपका होगा वी इज द होगा वोल्टेज। ठीक, आई इज इक्वल टू एम बाई ए। ठीक है, एम इज द पोल स्ट्रेंथ, ए इज द एरिया होगा। ठीक है, आगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच। ऊपर क्या था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नीचे क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो एज इक्वल टू होता है बी नॉट अपन म्यू नॉट। तो यहाँ से अगर हम देखें एसआई यूनिट ऑफ एच एम्पियर मीटर अपन मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर हो जाएगा। सीजीएल यूनिट की बात करें तो ओरेस्टेड होता है। ठीक, वो एक ओरेस्टेड इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ जो एच होता है वो मीडियम के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करो, म्यू इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, म्यू आर क्या होगा, म्यू अपान म्यू नॉट और या फिर बी अपान म्यू नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी नॉट क्या है, अप्लाइड। बी क्या नॉट है, अप्लाइड। ठीक है, बी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक्स इज इक्वल टू आई बाई एच। आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ये होगा चाई। अगर बात करते हैं मोर एक्स वैल्यू किस चाई की होगी, मोर चाई वैल्यू, तो इजिली मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर होगा। रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई या फिर आई बराबर एक्स चाई इंटू एच या म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक की बात करो, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी पर तो होती है ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होती है इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के। डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वही कहानी। ठीक है, जबकि अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो वहाँ ससेप्टिबिलिटी जो चाई होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर, जबकि अगर हम यहाँ देखें पैरामैग्नेटिक में चाई जो है टेम्परेचर के इनवर्सली डिपेंड करती है, सी म्यू नॉट अपॉन टी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, जबकि हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज विद राइट टेम्परेचर। ठीक है, अगर यहाँ पे राइज करते हो टेम्परेचर को
तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, C 1/T-TC होता है। अगर बात करें क्या उसको बोलते हैं, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। मीन्स अगर क्या करोगे, हीट करोगे तो ये पैरामैग्नेटिक का काम जैसे काम करने लगेगा एट सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर के बाद, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी मैग्नेटिज्म घटेगी, एक समय ऐसा आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिक तरह बिहेव करेगा। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये देखिए डायमैग्नेटिक में लाइन्स जो होती हैं बाहर की तरफ जा रही हैं, पैरामैग्नेटिक में अंदर की तरफ जा रही हैं लेकिन कम, फेरोमैग्नेटिक में सारी अंदर हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। डायमैग्नेटिक की बात करो, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, म्यूआर की, तो म्यूआर इज लेस देन 1। ठीक, इन लेस देन 1 डायमैग्नेटिक, मोर देन 1 पैरामैग्नेट, वेरी वेरी मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 10⁻³ से 10⁻5 हो जाता है फेरोमैग्नेटिक में। जबकि हम चाई की बात करें तो डायमैग्नेटिक में स्मॉल और नेगेटिव होगा, जबकि पैरामैग्नेटिक स्मॉल और पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोर देन 1 होगा। ठीक है, जबकि यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा चाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो ID इज इक्वल टू होता है F∉0 d∅E/dt। d∅ मतलब चेंज इन फ्लक्स इनटू dt। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। आगे बढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, कभी पूछता नहीं लेकिन कभी फार्मूला पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस जो होती हैं, कह रहे हैं कि फॉलोइंग 4 इक्वेशन जो होती हैं मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाने जाती हैं। ठीक, वो फॉलोइंग 4 इक्वेशंस कौन सी हैं। ठीक है, पहला तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उन्होंने बताया था फाई इक्वल टू इन टू डी एस क्यू इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, उन्होंने बताया था फाई इज इक्वल टू बी इन टू डी एस इज इक्वल टू जीरो, क्लोज लूप से जो फ्लक्स निकलता है वो जीरो होगा। EMF की बात करें, इज इक्वल टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो भी होता है, वो क्या होता है, EMF होता है क्लोज लूप का माइनस d∅/dt। ठीक है, अगर हम मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ की बात करें तो ये होता है फाई इक्वल टू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। यहाँ पे ID करंट भी जोड़ देते हैं। अगर ID करंट ये I नेट होता है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पे I तो एक रहेगी, I नेट की बात करें तो I प्लस ID करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या अभी हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूँ तो इस यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये ऑलवेज ऑसिलेट इन सेम फेज, हमेशा सेम फेज में ऑसिलेट करेगी विद सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जो होगा इसका सेम फेज में होगा। E एंड B आर सच दैट E क्रॉस B, मतलब आपस में क्या होंगे, सच दैट E क्रॉस B ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये जो E क्रॉस B जो होगा, E क्रॉस B का डायरेक्शन वो हमेशा V देगा। ठीक है, ऑलवेज प्रोपेगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन का होगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी जिधर डायरेक्शन ऑफ वेव जाएगी उधर का ये वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, E क्रॉस B। आगे बढ़ते हैं, EM एक जगह नहीं हम लोग ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू E क्रॉस B अपान B स्क्वायर, याद करिए। ठीक, ऐसे कुछ पढ़ा था, हाँ यही, ये जो E क्रॉस B है ये V की वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में तो उनका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू EY/J कैप, B इज इक्वल टू BZ K कैप। मतलब एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, E0 साइन ओमेगा टी साइन KX माइनस ओमेगा टी इंटू जे। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा, B0 साइन ओमेगा टी साइन KX माइनस ओमेगा टी इंटू के क्या है 2π/λ ओमेगा इक्वल टू 2π/c बराबर ओमेगा/k। ये तो तुम सब जानते हो, एट एवरी इंस्टेंट, प्रत्येक इंस्टेंट। ठीक है, वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके प्रत्येक इंस्टेंट की बात करो तो E0 अपान B0 इज इक्वल टू ERMS अपान BRMS, E अपान B का रेशियो C के बराबर होगा। ERMS इज इक्वल टू E0/√2, BRMS इक्वल टू B0/√2। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा, ये देखिए इधर की तरफ क्या जा रही है, वेव जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ऊपर वाई की डायरेक्शन में E है और जेड की डायरेक्शन में B है। ठीक है, नोट यहाँ पे C की बात करें तो 1/√एप्सिलॉन म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। वेलोसिटी की बात करें तो V इज इक्वल टू C/√k इंटू म्यू आर, और म्यू की बात करें C/V हो जाएगा। ठीक, एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हाफ B स्क्वायर अपान म्यू नॉट, अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी देखते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी तो U इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर अपान म्यू नॉट। ठीक है, आगे टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी U एवरेज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू B नॉट हाफ B नॉट स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एज नोट एज एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड U एवरेज हाफ U एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड U एवरेज हाफ U एवरेज B नॉट स्क्वायर अपॉन 4 U नॉट। आल्सो U एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू U एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एसिलेटेड चार्ज, जब चार्ज एसिलेट करता है तो क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं और ये पोलराइज्ड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रेडियो, माइक्रो इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रा एक्स और गामा रे, या रात में देखने यूवी एक्स गामा को। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वेवलेंथ का ये क्या है? घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो हमने बताया था कैसे याद करना है, क्योंकि हमको ये पता रहती है लाइट वेव विजिबल जो देते हैं 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, तो ऊपर क्या करते हैं यहाँ से मिलीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और ये नैनोमीटर ऐसे। फिर इधर बताया था कि नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, और ये फेमिटोमीटर, ऐसे हमने बताया था कि उधर ऊपर 1 1 लिखना, नीचे की तरफ 1 1 लिखना और इसी तरीके से बताया था। ठीक है, यहाँ से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड